दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं सोनीपत चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो हमारे इंस्टीट्यूट का छात्र भी रहा है और दोस्तों इसकी कहानी आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करेगी। एक छात्र जिसने 12th के बाद 18 साल के बाद जो तैयारी शुरू करता है और उसके बाद कुछ महीनों की तैयारी के बाद सरकारी नौकरी पा लेता है। तो दोस्तों आज अनिल बताएंगे कि उनका सफ़र इस नौकरी के लिए सरकारी नौकरी तक का कैसा रहा। तो अनिल जी, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ये फ़ोन आते हैं कि सर मेरी एज 30 साल हो चुकी है, 35 साल हो चुकी है, क्या मैं हरियाणा के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकता हूँ। तो आज आप उनको बताइए कि आपका सफ़र सरकारी नौकरी तक कैसा रहा, आपने कब तैयारी शुरू की और कहाँ पे की, कैसे ये दौर कैसे गुजरा, बताइए आप। सर नमस्कार। सर मेरा गोहाना के पास जागसी गांव है। मैंने 1999 में +2 पास की थी। 1999 में सर। ठीक है। घर के आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि वो हायर स्टडी के लिए मुझे कॉलेज वगैरह भेजते। आपने सोचा तो होगा कि मैंने सोचा, हर जैसे सोचता है, लेकिन मैंने अपने घर के हालातों के बारे में भी सोचा और मैंने खेती में के कामों में पिताजी का हाथ बटाना शुरू कर दिया। मतलब 1999 में +2 पास करने के बाद मैं पूरी तरह से पढ़ाई को छोड़ के खेती में अपना 99 के बाद आपने फिर खेती शुरू कर दी। सर मैंने 12 साल तक खेती की। फिर मुझे लगा कि खेती में ज़्यादा आज के टाइम रह नहीं रहा, तो मैंने बिजली के इन्वर्टर बैटरी की दुकान सर गन्नौर में स्टार्ट की। तो फिर आपने खेती भी करते रहे और बिजली के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम इन्वर्टर बैटरी की, ताकि इनकम बढ़ाई जा सके। मेरा पढ़ाई पे कोई फोकस ना हो गया, परिवार की इनकम पे फोकस चला गया सर पूरा का पूरा, ताकि मैं अपने जो मैंने फेस किया वो मेरे भाई बहन फेस ना करें। ठीक है। तो मेरी दुकान 2012 में मैंने स्टार्ट की और अच्छी दुकान चल रही। चलो ये बताइए भाई, आप खेती करते थे, उसके बाद आपने दुकान भी कर ली, सोर्स ऑफ इनकम आपका लाइफ है ये था कि भाई गुजारा होने लगा। जी जी। तो फिर ऐसी क्या पड़ी कि भाई मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करूं? किसने बोला? किसी ने नहीं बोला सर। हमारे घर में एक छोटी सी घटना हुई। मेरा पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन मैं घर के हालात की वजह से पढ़ नहीं सका था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सपने अपनी पत्नी के माध्यम से पूरे करूं। यानी आपकी पत्नी कुछ करोगे तो मैंने भी कुछ कर लिया, ये सोचा। तो मेरी पत्नी शादी से पहले डिप्लोमा उसने पॉलिटेक्निक से किया हुआ था, मैंने उसको बीटेक में एडमिशन दिलवा दिया। ठीक है। और बीटेक के सर फाइनल पेपर में उसका री आ गया, एक पेपर में कंपार्टमेंट हम जिसे कहते हैं वो आ गया। तो मैं उसको थोड़ा, जैसे आम घरों में होता है, मैं थोड़ा कह रहा था कि आपको मेहनत करनी चाहिए थी, हम कितने गरीब हालात में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने मेहनत नहीं की। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि इतना आसान नहीं होता, आपने तो +2 के बाद पढ़ाई नहीं की, तो बस वो बात मुझे सर पिंच होगी। तो एक मतलब ये कहते हैं कि बीरबानी का ताना कह लो इसको या कोई भी बात। मैंने कहा चलो चुप गई सर। ठीक है। मैंने कहा हम समान तैयारी करते हैं, समान अवसर आपको मिलेगा, समान मैं करूंगा। आप बीटेक है, मैं +2। वो हायर स्टडी में थी, उनकी इंग्लिश मुझसे बेटर थी, मैथ मुझसे बेटर था। तो हमने सर उस समय बीजेपी सरकार 2014 में आई थी और हरियाणा में जॉब के बारे में ये कहा जाता था हमारे उस समय के मुख्यमंत्री, यानी पेपर स्टार्ट हुए थे। हाँ, तो उस समय बस ये कहना स्टार्ट हुआ था कि अब जॉब मेरिट पे मिलेंगी। पहले जो नहीं मिलता कि भाई अब जो सिफारिश वाला मैटर नहीं चलेगा, मेरिट पे जो आगे आएगा ना हम उसको जॉब देंगे, उसको नौकरी। तो उस समय कल रख के फॉर्म निकले हुए थे, हमने अप्लाई किया सेम डे और हम बस डिसीजन लेने के बाद घर से निकल पड़े कि हमने आज से ही शुरू करना है। उस समय सर हमने जैसे सर्च ने डिसाइड तो कर लिया कि भाई तैयारी करनी है, तो उसके बाद कहाँ पर पहुंचे आप तैयारी के लिए? वही मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर हमने ना सर्च किया सर कौन से इंस्टीट्यूट सोनीपत में कोचिंग दे रहे हैं कलरक की तैयारी के लिए। हमने 4-5 इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट किया और उस समय जो एक सबसे बड़ा बच्चों की जहाँ इतनी भीड़ होती थी कि पता नहीं कैसी तैयारी होती है, हम उस इंस्टीट्यूट में पहुँच गए, दोनों हस्बैंड वाइफ। उनके डायरेक्टर से मेरी बात हुई और मैंने उनको जाते ही ये कहा कि सर मेरे पास 6 महीने हैं, मुझे सरकारी नौकरी करनी है। उन्होंने मुझसे 4-5 शिक्षा से संबंधित सवाल किए, क्योंकि बहुत टाइम जवाब दे पाया नहीं दे पाया सर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 18 साल का टाइम और शिक्षा से बिल्कुल दूर, ओनली +2 पास, तो नहीं दे पाया। तो उन्होंने कहा भाई आप ये कहते हैं सर मैं तो ये बता सकता हूँ कि बिजली इन्वर्टर कैसे ठीक कर सकते हैं अभी, तो फिर पेपर में से संबंधित तो नहीं था। हाँ, तो मैं तो भैया अभी ये काम करता हूँ अभी। उस समय मुझे यही ध्यान था कि मैं अर्थ कहाँ है, फेस कहाँ है और खेत में बीज कब बोना है। तो उन्होंने कहा भाई आपको कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे, आप इस कलर की भर्ती का तो सपना छोड़ दो, आगे कोई भर्ती निकलेगी उसमें हो जाएगा। मतलब मोटिवेट नहीं किया आपको? हाँ, उन्होंने ये लगा कि मैं कर ही नहीं सकता। और मैं उस समय, मैं उनकी गलती नहीं कहूँगा, मैं एजुकेशन से इतना दूर था, मुझे भी नहीं लगता था।
मैं फिर वहाँ से मैंने रेलवे स्टेशन के पास एक दूसरे कोचिंग सेंटर का चाणक्य का वो देखा पंफलेट, और हम उस पे पहुंच गए। हमने तो कोचिंग लेनी थी, डिसाइड कर लिया था। तो आपने ये देखा? हाँ, हमने ये देखा चाणक्य कोचिंग सेंटर, और हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ जैसे रिसेप्शन पे मैं गया, वहाँ मिस्टर सन्नी बैठे थे जो पढ़ाते थे हमें वहाँ मैथ उस समय। तो मैंने कहा जी मेरे पास 6 महीने हैं। मैंने पहला सवाल यही किया, क्या मुझे नौकरी 6 महीने में मिल जाएगी? उन्होंने कहा क्यों नहीं। बस सुन के ये शब्द मुझे बड़ा मोटिवेट कर गए कि हमने डेमो क्लास अटेंड की वहाँ, और डेमो अटेंड करने के बाद मैंने मेरी मिसेज से पूछा कि भाई कैसा लगा आपको? वो बोली ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाते, और मुझे ना, क्योंकि वो बीटेक थी, उनका थोड़ा उनको ये नहीं लगा कि थोड़ी को और ज़्यादा चीज़ें पढ़ाएं। ठीक है। मैंने उनको कहा कि मैं तो यहीं लूँगा, मुझे अच्छा लगा उनका पढ़ाने का स्टाइल, और जो भी था वो उन्होंने 2-3 जगह और ट्राई किया, और फिर उन्होंने बाद में किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो आपने चाणक्य में लिया? उन्होंने दूसरे में लिया। तो फिर तो कंपटीशन हो गया, आप देखते हैं। घर में ही कंपटीशन था, और कंपटीशन के बेस पे तो सर कोचिंग स्टार्ट की थी हमने। तो आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी? हाँ, ये बताइए, जैसे आपने जब कोचिंग स्टार्ट की, आपकी एज शायद 35 साल होगी? जी, मेरी 36 साल एज थी। 36 साल की एज में इन्होंने एडमिशन लिया था। तो उसके बाद घर में जो आपके फादर थे, मदर थे, या आस पड़ोस वाले, वो क्या कहते थे? कई बार शर्म भी आती है कि भाई आप 36 साल के हो गए। बिल्कुल। और जो स्टार्टिंग आपने की सर ज़्यादा एज ग्रुप से, ये समाज में एक जो माहौल बन जाता है ना, इस एज ग्रुप में लोग कोचिंग के लिए जाते हैं, तो वो इतना आलोचना सहन करनी पड़ती है उसी वजह से। लेकिन जो सोच लेता है ना, उसको फिर कुछ भी संभव नहीं। मैंने समाज की आलोचनाओं को सुना ही नहीं। मेरे खुद के पिताजी मुझे गालियां देते रहते थे, और ये सच है। वो ये कहते थे अब मुश्किल से तेरी दुकान सेट हुई है, अच्छा काम चल रहा है। उनका ये था कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। भाई आमतौर पर 36 साल का आदमी इस समय पढ़ाई का कोई वास्ता नहीं होता, वो बड़ी जगह ठीक थे। अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेजेगा इस तरह से। लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने बस वो मिसेज की बात चुभी हुई थी, हमने कंपटीशन घर में मुकाबला ही था। ठीक है। और मैं तैयारी मैंने शुरू कर दी। इंस्टीट्यूट में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी एज सबसे ज़्यादा थी। 200-250 स्टूडेंट में मेरी एज सबसे ज़्यादा थी, क्वालिफिकेशन सबसे कम थी। यानी सबसे ज़्यादा एज और क्वालिफिकेशन प्लस टू। ठीक है। लेकिन अनिल जी, आप ये बताइए जैसे कि आपने यहाँ पर फिर चीज़ें आपने कैसे कवर की? क्या चीज़ें, जैसे जो इंस्टीट्यूट में पहले तो ये होता है कि बहुत सारे बच्चे किताबों के बारे में डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरे को कौन सी किताब पढ़नी है, कई बार कंफ्यूज रहते हैं। तो इस दौरान आपने क्या पढ़ा 6 महीने में? मैंने सर डिसाइड किया, देखो जब हम किसी से शिक्षा लेते हैं, ये वैदिक काल से आता रहा, जब तक आप अपने गुरु पे विश्वास नहीं करोगे सफलता की तो जा ही नहीं सकते। जो मेरे टीचर्स ने मुझे नोट्स प्रोवाइड करवाए, चाणक्य इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत कम थोड़े पेज के नोट्स थे, मैंने उनके बाहर कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है। और मेरी मिसेज ने, आप आज भी मेरे घर पे आके देखोगे 2 अलमारियां किताबों की बरत की। और आपने इतने हैं? मैंने तो वो इतने से पेज पढ़े थे सर। मैंने 6 महीने वही पढ़े, वही बार बार पढ़े। उनके बाद जो मेरे टीचर्स ने रोज क्लास में करवाया, वही मैंने घर पे आके किया। ये नहीं है कि मैंने उसके बाहर सोचा नहीं, मैंने सोचा, बट मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर जब उठा के देखे HSSC के, मैंने देख पाया कि उन नोट के बाहर कुछ होता ही नहीं है। चलो ये बताइए, जैसे आपने नोट्स पढ़े तो, और जैसे जो टेस्ट सीरीज चलती थी उसमें यहाँ पे क्या स्कोर आता था आपका? टेस्ट स्कोर हमारे वहाँ सेंटर पे हर सैटरडे को टेस्ट होता था। मेरे सबसे पहले, मुझे आज भी याद है, 40 या 45 नंबर, यानी 100 में से पहले टेस्ट में से। और लास्ट में फाइनल में आपके पेपर में कितने नंबर थे? मैं वो बताना चाहूँगा सर सारी चीज़ें। एक लड़के के 98 नंबर आए थे, और जब मैंने देखा ना वो अट्रैक्शन का सेंटर बना हुआ था, तो मैंने वहीं से ठान लिया मेरे भी अगले टेस्ट में 100 ही आएंगे। अच्छा, वहाँ पे एक लड़के के टेस्ट सीरीज में 98 नाम था उसका, 100 में से 98 नाम थे। ठीक है। उसको CV कहते थे हम। हाँ, समझ गया वो। तो बस वहीं से मैंने सोचा कि मेरे भी अगली टेस्ट में, देखो अगर आपको करना है इस एज में या कम एज में, जब भी करना पूरी उससे मेहनत से करोगे तो 1 साल मैक्सिमम में आप किसी भी एज में कहीं से भी शुरू कर दो। अब वो लड़का दिल्ली हाई कोर्ट में लगा। हमारा पूरा बैच उसमें सेलेक्ट हुआ। मैं एक और चीज बताऊंगा, अनिल के उस दौरान लगभग इनका एक ग्रुप था 50 के करीब बच्चों का, वो सारा सिलेक्टेड है आज। सारा सिलेक्टेड आज। कहीं पर कोई टीचर लगा हुआ है, कोई क्लरिकल में लगा हुआ है, कोई पुलिस में, एक अलग तरह का बैच था। जो मैं टीचर पढ़ाते थे वो सारे सिलेक्टेड है गवर्नमेंट जॉब में। जो टीचर भी पढ़ाते थे हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चे वो भी सारे सिलेक्टेड हैं। हाँ। ठीक है। तो अनिल जी एक चीज बताइए आप। सर पहले मैं वो बता दूं, वो जब वो लड़का अट्रैक्शन का सेंटर बना हुआ था, मैंने सोचा कि भाई मेरे भी अगले टेस्ट में 100 आएंगे। अगले टेस्ट में मेरे 99 आए थे, और उसके बाद वीकली मेरे 100 से कम मार्क्स कभी आए नहीं। ठीक है।
एक और बात बताना चाहूँगा। मैंने जब मेरे लास्ट के 1-2 महीने में मुझे लगा कि देखो मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है। मैंने सेंटर में ओपन चैलेंज किया था। लोग ये कहते थे कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें इतने साल हो गए, तुम ओनली +2 कैसे पास करोगे टेस्ट। मैंने कहा मैं टॉप करूँगा। इन्होंने देखो दिमाग में ये सोच लिया था दोस्तों मैं टॉप करूंगा। हाँ। एक साइकोलॉजी भी ये कहती है आप जो सोचोगे ना उसी तरह से चीज़ें परिस्थितियाँ आपके साथ बनती चली जाएंगी। और मैं बताना चाहूँगा जब HSC का ने पेपर लिया तो अनिल ने शायद 93 स्कोर किया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 90। आपका रैंक कौन सा आया था उसमें HSC में? HSC में रैंक तो मुझे ध्यान नहीं ना, मैंने देखा, लेकिन मेरे 93 क्वेश्चन ठीक थे। और जैसे ही मैं पेपर से बाहर उठा विकास सर का फोन आया तुरंत, क्योंकि मैंने किया मैंने मैंने चैलेंज कर रखा था मैं टॉप करूँ। उन्होंने कहा कितने, जब भी मेरा टीचर कोई मुझसे पूछता था कितना स्कोर हो जाएगा, मैं 90+ कहता था। मेरे मन में भी ये जिज्ञासा थी कि अनिल की मैक्सिमम कितना स्कोर करके आएगा। ये तो था इसका सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन मैं भी सोच रहा था कि इसके 90 से ऊपर नंबर आएंगे और इसका एक अच्छा खासा रैंक आएगा। तो मेरे 93 मार्क्स थे, लेकिन 93 मार्क्स प्राप्त करने के बाद मुझे ऐसा लगा, जब मैं सेंटर से उठ के बाहर आ रहा था, मैंने अपने मार्क्स वगैरह जोड़े, मुझे ऐसा लगा कि मेरे नंबर कम आए। ठीक है अनिल जी, ये सब कोचिंग में जो हमारे टीचर थे उनका मोटिवेशन, और जो हमारी जो पढ़ाई थी वो बिल्कुल सब्जेक्ट से रिलेटेड थी। वो सब्जेक्ट से बाहर ना टीचर जाते ही नहीं थे कभी। जो लोगों को ये लगता था कि सिर्फ थोड़ा पढ़ाते हैं, लेकिन वो सारा काम का था। चलो अनिल जी ये बताइए, आप एक इसी चीज़ से हटके आपने खेती भी की जी जी, उसके बाद आपने बिजली की दुकान भी की जी, और अब आप सरकारी नौकरी में हो जी सर। तो इस दौरान ने जो समाज में आपके परिवार के लोगों का, आपके यार दोस्तों का जो दृष्टिकोण है वो किस तरह से बदलता है? बताइए कि भाई एक सरकारी नौकरी लगने के बाद एक जो दृष्टिकोण है आपके प्रति नज़रिया लोगों का वो कैसे बदल जाता है? बिल्कुल सर, मैं बताना इससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि मैंने ये चीज़ें झेल ली। जब मैं खेती करता था और बिजली की दुकान थी, देखो जब भी मैं अपने घर से ही चला रहा था, किसी से दोस्तों से रिश्तेदारों से पैसे तो उधार लेता नहीं था, ना किसी को तकलीफ देता था, फिर भी उनका एक नेगेटिव दृष्टिकोण होता था कि मतलब परिवार में रिश्तेदारी में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, किसी को ना पूछना ना सलाह देना, जस्ट बस अपना ये तो खेती करना आ रहा है, क्यों होता दिया इसने, कोई अहमियत ही नहीं होती थी परिवार में। और जब से गवर्नमेंट जॉब लगी है, रिश्तेदारी और परिवार को तो छोड़ो, पूरे गांव में पूरे गांव का दृष्टिकोण बदल जाता है। आपका डिपार्टमेंट भी तो उड़ा डिपार्टमेंट। हाँ सर, हाँ ठीक है, तो डिपार्टमेंट को देख के पूरे गांव में आज चर्चे चलते हैं कि भाई फलाने का लड़का इस उम्र में उड़ा डिपार्टमेंट में लगा हुआ। और एक अलग मुझे जो महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि काश मैंने वो डिसीजन सही समय पे ले लिया और मैं सही डिसीजन के साथ साथ सही सेंटर पे चला गया। ये बहुत बड़ी, अगर मैं तैयारी नहीं करता, वैसे घर पे पढ़ने की कोशिश करता या किसी और ऐसे सेंटर में चला जाता जहाँ पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं था। कोचिंग सेंटर में तो बहुत बच्चे जाते हैं, बहुत कोचिंग सेंटर। अनिल जी ये बताइए, कोचिंग बच्चे को लेनी चाहिए, और लेनी भी चाहिए तो कहाँ लेनी चाहिए? कोचिंग तो जरूर लेनी चाहिए सर, और ऐसे इंस्टीट्यूट में जो कहीं से भी ले ले, ऑनलाइन भी पढ़े तो एक ऐसे यूट्यूबर से पढ़े जो सिर्फ पढ़ाई की बात करे। वो देख ले कि जो वो पढ़ा रहा है वो पिछले एग्जाम में आया भी है कि नहीं आया। अनिल ने आज एक बहुत बढ़िया बात बताई। मैं हमेशा कहता हूँ ना भाई दोस्तों कि कहीं पढ़िए, लेकिन उस आदमी से पढ़िए जो आपका मार्गदर्शन अच्छा कर सकता है। आजकल ये यूट्यूब पे मैं कहना ही चाहूँगा ऐसा गंद मचा हुआ है, कोई भी 2 क्वेश्चन लेके आ जाता, 10 क्वेश्चन, इधर उधर की बातें घंटा चलेंगे बकवासबाजी करके, वो युवाओं के दिमाग से खेलते हैं। ठीक है, आपका उसमें समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी मैं ये नहीं कहता यूट्यूब पे या ऑनलाइन पढ़ाने वाले बहुत अच्छे भी टीचर हैं। हाँ। ठीक है, मैं भी किन्हीं को फॉलो करता हूँ। ठीक है, मेरे को 1-2 टीचर हैं, वो मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे को जब कोई प्रॉब्लम आती है या किसी विषय में, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि आप उनके लिए वर्ड नहीं कह सकते हम। तो एक चीज़ और बताइए अनिल भाई, ये बता, आज के जो बच्चे हैं ना, जो देखने में मेरे को ये आया है, जो पहले जो डेडिकेशन था ना, आप लोगों का जो बैच था, उस दौरान लगभग 100 के करीब बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए, 100 के करीब सिलेक्ट। ये जो दौर था, ये 20 से पहले की बात करता हूँ मैं। कोविड के बाद है ना, कोविड के बाद जो बच्चों का माइंड है ना, वो उस तरह का मतलब चेंज हो गया। उनके लिए जो फ़ोन ही दुनिया होगी। बिल्कुल सर। तो बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, देखो यूट्यूब से, फ़ोन से
आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक तो ये चीज़ देख के सिलेक्ट करें। कम से कम जिससे भी आप वीडियो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ये देखें कि उसके वो जो बता रहा है, जो पढ़ा रहा है, वो पिछले पेपरों में आया भी है कि नहीं आया। और देखो, अगर पॉसिबल हो सके तो ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन जो मोड है ना, वहाँ एक डिसिप्लिन क्लास की तरह जो पढ़ाया जाता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आप चाणक्य के बारे में क्या हाँ, कहना मैं चाहोगे? चाणक्य के बारे में ये कहना चाहूँगा, सोनीपत में अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो चाणक्य से बढ़िया सेंटर है नहीं। मतलब मैं अपने साथ वह एक वाक्य बताना चाहूँगा, वहाँ पैसे से कोई मतलब नहीं है, वहाँ डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। मैंने जो 6 महीने में वहाँ देखा, और जहाँ डिसिप्लिन होगा वहाँ सफलता अपने आप आएगी। बिल्कुल ठीक है। क्या कप्ती, ये बताइए, आप नेगेटिव भी हो हमारे यहाँ पे कभी आके कि भाई नहीं ये तो नहीं, यहाँ नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव चीज मैंने देखी ही नहीं 6 महीने में। शायद पहली कॉल जो आपने मेरे को हाँ, की थी उससे तो हुए थे। नहीं, उससे भी नहीं हुआ सर। मैं आप जैसे मैं उस चीज को भी पॉजिटिव लेके मतलब देखो, एक सेंटर में आप किसी भी सेंटर में, मैं अपने दोस्तों को कहना चाहूँगा, किसी भी सेंटर में वो कोचिंग के लिए जाते हैं, वो फीस आपसे लेने के लिए 10 अच्छी बातें बताएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन पहले दिन विकास सर मुझे गुस्सा हो गए थे, मैंने उससे 2-3 बार फोन करके एड्रेस पूछ दिया था। तो मतलब ये है, उनको सिर्फ पढ़ाई से और इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन से मतलब है, पैसे से मतलब नहीं। हाँ, यही है कि भाई, हाँ, मैं ये कहता हूँ कि चाहे कम बच्चे आए लेकिन ऐसे आए वो कहीं सिलेक्ट हो। हाँ, जिन पर और आज हमें गर्व होता है सर, हम कहीं भी जाते हैं ना, हम जानते भी नहीं, बच्चे आगे से आके कहते हैं सर मैं बी चाणक्य से पढ़ा हूँ। मैं एक दिन गोहाना तहसील में मेरा कोई काम था, एसडीएम ऑफिस में एक रविंद्र लड़का पुरखास का लगा हुआ, मैं उसको जानता भी नहीं था। उसने मुझे आके कहा अनिल भाई कैसे हो, मैं कहा पहचाना नहीं। बोला मैं चाणक्य से पढ़ा हूँ। जब हम कम से कम हमारे टाइम के 200 बच्चे सिलेक्ट है सर, अलग अलग डिपार्टमेंटों में कहीं ना कहीं जब भी मिलते हैं ना, बड़ा गर्व होता है, मिल जाते हैं। ठीक है। और एक विशेष बात मैं अपनी एज के लोगों के लिए कहना चाहूंगा, दोस्तों, देर जब तक है जब तक आप स्टार्ट नहीं करते। बिल्कुल, अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो 6 महीने में आपकी लाइफ का और जो समाज आपकी आज आलोचना कर रहा है उसका दृष्टिकोण चेंज कर जाएगा, हो जाए। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहूंगा, देखो, एक जो 12th पास बच्चा या ग्रेजुएशन जो करने लग रहा है वो बच्चा, उसमें इतना लाइफ का अनुभव नहीं होगा जितना आप एक मैच्योर 30 साल के हो जाते हो, आप ज़्यादा मैच्योर हो गए। वो बच्चा जो 3 या 4 साल में चीज़ों को कवर करेगा ना, तो आप उसको 6 महीने में भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि आप मैच्योर हो, आपको टाइम की कीमत का पता है, आपको एक टारगेट साफ दिखाई देता है। वो जो एज होती है उसके अंदर बहुत सारे सपने होते हैं बच्चों के, वो एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो एज है 42 साल तक तो वैसे जनरल की है, उसके बाद 3 साल कैटेगरी के लिए, 5 साल एससी के लिए। तो कोई भी यदि इसके लिए तैयारी कर सकता है, और ना कभी नहीं, मतलब ये होता नहीं, जब हम शुरुआत करते हैं ना तो अंत उसका अगर अच्छे मन से करेंगे तो उसका अंत अच्छा ही होगा। तो नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए। यदि आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ पे कीजिए, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि कहीं कीजिए लेकिन अच्छे लोगों के मार्गदर्शन में कीजिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि दोस्तों, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, और एक अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे मार्गदर्शन में तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप चाणक्य में जाएं। तो आप लोगों का हमारे इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग भी यदि तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और जो पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं उनको अपने साथ लेके चलिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।